आर्मीनिया ने SU-30 जो उन्होंने एक्वायर किए इन जनवरी दिस ईयर, तो उसमें उन्होंने बहुत बात की कि आज़रबाईजान क्वालिटेटिवली बहुत पीछे चला गया है। आज़रबाईजान ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तानीज वहां जाके भी दोनों असना में हमने उनको ट्रेन किया है। इस वक्त भी पाकिस्तानी पायलट्स वहां पे मौजूद हैं, उनके जहाज भी उड़ा रहे हैं, जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं वो भी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। In Pakistan, they have said it is very true. We stand by the state of Azerbaijan. लिखा है कि आर्मीनिया के जो पायलट्स हैं वो रशिया में भी ट्रेन होते रहे। आर्मीनिया के पायलट से ज्यादा उनके जो जहाज हैं वो मैटर करेंगे। मैं आपको SU-25 जो रिसेंटली आर्मीनिया का शूट डाउन हुआ, वो एक एयर टू ग्राउंड एयरक्राफ्ट। अगर वो JF-17 थंडर भी इस वक्त आज़रबाईजान के पास होते तो फिर तो मेरे ख्याल में कंप्लीट डोमिनेंस होती उनकी एयर। पाकिस्तान इंडिया का स्कर्मिश हुआ, उसके अंदर वी हैव डिक्टेटेड एयर सुपीरियोरिटी और जैसे आपने कहा एयर डोमिनेंस विद इन दैट पॉकेट। एक वेपन सिस्टम की बात करूं, S-300 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दोनों के पास है और वंस अगेन रशियन है। तो क्या आप समझते हैं कि वहां पे एयरफोर्स से ज्यादा ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनका किरदार ज्यादा होगा वहां पे? हेलीकॉप्टर से बेहतर ऑप्शन नहीं होगी अगर दोनों साइडें इस चीज को समझ सकें तो वो मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और कर रहा है एज वी स्पीक, जो आर्मी एविएशन वाला जो डोमेन है। एक तरफ रशिया आर्मीनिया के साथ, दूसरी तरफ आज़रबाईजान के साथ टर्की, मे बी इवन अगर मैं कोई बड़ा लफ्ज ना बोलूं, वर्ल्ड वॉर 3। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हवाले से और उनकी जो फजाइया है, एयरफोर्स है, उसकी कैपेबिलिटीज के हवाले से। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साबिक ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर फहद मसूद साहब। फहद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, अगर पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम कंपेयर करें आज़रबाईजान की एयरफोर्स को और आर्मीनिया की एयरफोर्स को, तो क्या बैलेंस है? पहली चीज तो ये कि न्यूमेरिकली इफ वी गो इनटू दिस, कोई कंपैरिजन नहीं। एक तरफ तकरीबन 150 जहाज है, दूसरी तरफ 60-70 जहाज है, सो न्यूमेरिकली तो बिल्कुल इशू नहीं है। जो एक प्लॉय आर्मीनिया ने भी किया और बड़ी बात हुई इसके ऊपर, SU-30 जो उन्होंने एक्वायर किए इन जनवरी दिस ईयर 2020 में, तो उसमें उन्होंने बहुत बात की कि आज़रबाईजान क्वालिटेटिवली बहुत पीछे चला गया है कंसिडरिंग दी वेपन सिस्टम्स दैट दे हैव, व्हिच इज 21 SU-25 MiG-29। लेकिन my statement which was there before as well, and I would second that statement again, the man behind the gun matters most. गन मैटर करती है लेकिन द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स मोस्ट। मेरे नजदीक अभी प्रेजेंट टाइम फ्रेम जिस जंग में लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है आर्मीनिया और आज़रबाईजान का, मेरे नजदीक 4 SU-30s don't make a huge difference. What makes the difference is how good have they been able to weaponize, one, integrate them into war plans, और जो रिक्वायरमेंट है जंग की उसमें किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। जहां पे आज़रबाईजान के पास जो जहाज हैं MiG-29, SU-25 और MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, उनमें चीजें मेरे नजदीक कंसिडरिंग उनकी जितनी एप्लीकेशन हो चुकी है एयर पार एम्प्लॉयमेंट में, न्यूमेरिकली एज वेल एज क्वालिटेटिवली कोई बहुत आर्मीनिया डज नॉट स्टैंड टू गुड अ चांस। ठीक। अच्छा, जिस आपने भी जिक्र किया कि सर के इट्स ऑल अबाउट मैन बिहाइंड द गन, तो SU-30 SM जब आए थे तो कहा गया था कि ये पूरी जो फ्लीट है आज़रबाईजान की, उसके लिए ये 4 तैयारे बहुत हैं। लेकिन फिर ट्रेनिंग बीच में आ जाती है, आपने भी जिक्र किया, इंटीग्रेशन आ जाती है। हमने ये देखा है कि आर्मीनिया के जो पायलट्स हैं वो रशिया में भी ट्रेन होते रहे, दूसरे ममालिक में भी जाते रहे। तो प्रोफेशनली आर्मीनिया के जो पायलट्स हैं वो कितने प्रोफेशनल हैं? जो ट्रेनिंग की लिमिट तक बात करें तो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द अदर साइड।
इसमें कोई ये सबसे हकीकत पसंद और सबसे करीब, हकीकत के करीब बात है। अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी जगह देखें, सो ट्रेनिंग मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। रशियन पायलट्स अपनी हाइटेंड कंसिडरिंग हाइट ऑफ एरियल एक्टिविटी में बहुत केपेबल रहे हैं। लेकिन अब जहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, जहां पे आपके पास क्वांटिटेटिवली बहुत ही कम नंबर जहाज अवेलेबल हैं, सो फाइट जो एयर कॉम्बैट या एयर पावर एम्प्लॉयमेंट या ग्राउंड सपोर्ट, उसमें आर्मीनिया के पायलट से ज्यादा उनके जो जहाज हैं वो मैटर करेंगे। अभी आपने एग्जांपल देता हूं मैं आपको, SU-25 जो रिसेंटली आर्मीनिया का शूट डाउन हुआ, वो एक एयर टू ग्राउंड एयरक्राफ्ट है। और एट्रिशन होती है, हर जंग में होती है, पीस में भी होती है, लेकिन हर जंग में एट्रिशन है। उस जंग में एट्रिशन को कैसे मिनिमम किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सारे वो सवालात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्मीनियन पायलट्स ट्रेन्ड बाय रशिया एक अलहदा चीज है, और रशियन पायलट्स एक अलहदा चीज है। क्योंकि बैटल हार्डन्ड होना, टू हैव वॉर एक्सपीरियंस और नियर वॉर एक्सपीरियंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज़रबाईजान ऑन द अदर साइड, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तानीज वहां जाके भी दोनों असना में हमने उनको ट्रेन किया है। रिसेंट एक ग्रेजुएशन जो PF एकेडमी रसालपुर में हुई स्टार्ट ऑफ दिस ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें आज़रबाईजान के कैडेट्स भी ग्रेजुएट हुए, पायलट्स, इंजीनियर्स एंड अ फ्यू अदर्स। सो इस बारगेन में जो उनके पास वैल्यू एडिशन है एज अ ह्यूमन कैपिटल, मेरे नजदीक ज्यादा है। ठीक। अच्छा, आपने भी जिसका जिक्र किया सर कि आज़रबाईजान के पायलट्स पाकिस्तान में भी ट्रेन होते रहे और वहां पे भी जाके पाकिस्तान की एयरफोर्स उनके साथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज वगैरह में शिरकत करती रही। हमने सुना था कि JF-17 थंडर के हवाले से भी कोई डील चल रही है। अगर वो JF-17 थंडर भी इस वक्त आज़रबाईजान के पास होते तो फिर तो मेरे ख्याल में कंप्लीट डोमिनेंस होती उनकी एयर की। बिल्कुल, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, डोमिनेंस, इज वेरी ट्रू। ओवरऑल अगर हम डोमेन्स देखें दोनों तरफ, SU-30 4 और एक तरफ अगर एक स्क्वाड्रन JF-17 का है, और मैं दोबारा रिलेट करूंगा 27 फरवरी को जो पाकिस्तान इंडिया का स्कर्मिश हुआ, उसके अंदर वी हैव डिक्टेटेड एयर सुपीरियोरिटी, और जैसे आपने कहा एयर डोमिनेंस विद इन दैट पॉकेट of aerial maneuvering or that bone of contention within that specific span of time. So it would have had huge role to play. मेरे नजदीक the Air Force, Azerbaijan Air Force is doing pretty well as we speak, लेकिन उनकी एफिकेसी और एफिशिएंसी दोनों बहुत ज्यादा बेहतर होती अगर उनके पास ये एक जहाज या एक आधा स्क्वाड्रन अभी प्रेजेंट टाइम फ्रेम में अवेलेबल होता तो। अच्छा सर, एयर डिफेंस की बात करें, दोनों ममालिक को अगर देखा जाए, आज़रबाईजान को और आर्मीनिया को, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज किसकी आपको बेहतर लगती हैं? क्या आर्मीनिया के पास ऐसी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं जो थ्रेट कर सकें आज़रबाईजान उनके जहाजों को? आर्मीनिया के पास और इन दोनों के पास मेरे नजदीक जो एलिमेंट्स हैं वो सब रशियन ही हैं। अगर मैं बहुत एक वेपन सिस्टम की बात करूं, S-300 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दोनों के पास है, और वंस अगेन रशियन है। मेरे नजदीक कितने आपने उसके ऊपर एक्सरसाइजेस की हैं एक ही वेपन सिस्टम के ऊपर, दोनों ने, वो डिटरमिन करेगा कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वॉर टाइम सिनेरियो में। आज़रबाईजान वंस अगेन एक उस ब्लॉक का हिस्सा है जो कस्ट आपने सुना ही होगा, सॉरी CSTO जो है, अब उसमें रशिया इज गोइंग टू प्ले अ रोल।
has played a role. On the other side, आप आज़रबाईजान को देखें, सो उनके लिए एक डिफरेंट फिनोमिनन है, लेकिन एयर डिफेंस एलिमेंट के तौर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन दिस डोमेन. बूक मिसाइल्स भी हैं, और आपको याद होगा कि एक मलेशियन एयरलाइन यूक्रेन के ऊपर प्रॉब्ली शूट डाउन हुआ था विद अ बूक मिसाइल, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई. सो उस असना में मेरे नजदीक जो एयर डिफेंस एलिमेंट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. अब इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या रोल प्ले करते हैं और कर रहे हैं, उस पे हमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत जरूर है. अच्छा, इसमें हमने ये देखा सर, वो जो एरिया है वहां पे अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी यूज हुए हैं, और आर्मीनिया ने ये दावा भी किया कि हमने कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स आज़रबाईजान के मार गिराए हैं. तो वो जहां पे वो जो ट्रेन है वहां पे बिल्ट अप एरियाज हैं, आबादी भी है, और एरिया को ग्राउंड फोर्सेस भी हैं. तो क्या आप समझते हैं कि वहां पे एयरफोर्स से ज्यादा ये जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनका किरदार ज्यादा होगा वहां पे सर? अब दोनों साइड्स को हमें देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन में, और आपकी बिल्कुल बात बजा है कि टेरेन वाइज क्या चीज ज्यादा एम्प्लॉयबल है. अब SU-25 फ्रॉकफोर्ट एक एयर टू ग्राउंड क्लोज सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो दोनों के पास है, और इन दिस बार्गेन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, क्योंकि डायनामिक है सिचुएशन, डायनामिक टारगेटिंग के लिए जरूरी है आपके पास जो प्रेजेंस है ऑफ द एयर एलिमेंट इन दैट रीजन. हेलीकॉप्टर से बेहतर ऑप्शन नहीं होगी अगर दोनों साइडें इस चीज को समझ सकें. तो मिलिट्री हार्डवेयर या एयर पावर में जो एयरफोर्स वाला एलिमेंट है वो एवर प्रेजेंट नहीं रह सकता. इट कैन रीच, इट कैन एंगेज, बट इट कैन नॉट स्टे देयर फॉर वेरी लॉन्ग. वेयर एज जो आर्मी वाला एलिमेंट है, या आर्मी सपोर्ट एलिमेंट है, या आर्मी एविएशन एलिमेंट है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है. सो मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और कर रहा है एज वी स्पीक जो आर्मी एविएशन वाला जो डोमेन है. टेरेन भी वजह है और उसके अलावा प्रेजेंस का भी फर्क है दोनों तरफ. अच्छा सर, आर्मीनिया ने यह भी दावा किया, यह भी खबर सामने आई कि तुर्की के एक F-16 ने हमारे त्यारे को शॉट डाउन किया. तो अगर तुर्की ऑल आउट जाए आर्मीनिया के खिलाफ तो फिर तो आर्मीनिया स्टैंड्स नोवेयर. I tend to agree with you on that. Very specific with regard to numbers, quality, experience, quantity, जो भी आप जिस कंपैरिजन में आप रखेंगे, आर्मीनिया स्टैंड्स नोवेयर. अब इसको एक तीसरे डायमेंशन में हमें ले जाना पड़ेगा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को. हमारे पास अब एक तरफ रशिया आर्मीनिया के साथ, दूसरी तरफ आज़रबाईजान के साथ टर्की. जो F-16 वाली बात है और SU-25 वाली बात है, इट इज वंस अगेन अ स्टैटिस्टिक, अ नंबर. वॉर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, उसको हमें देखना पड़ेगा. सो दिस कैन रियली फॉल इनटू समथिंग greater to the degree that a lot of other countries can get embroiled in this whole scenario. दो छोटे ममालिक हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ जो CSTO है और नेटो है उसके लिहाज से इट कैन फरबॉल इनटू मे बी इवन, अगर मैं कोई बड़ा लफ्ज ना बोलूं, World War III. उस डोमेन को केटर करने के लिए डिप्लोमेसी हैज टू प्ले इट्स रोल. जो बैकग्राउंड में हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो है किस तरफ जाना है, किस जगह जाना है और किस तरह जाना है, वो चीजें डिटरमिन करना जरूरी है. टर्की आर्मीनिया इटसेल्फ का एक पुराना रिलेशनशिप भी है जिसमें बात की जाती है जेनोसाइड की, जिसमें बात की जाती है और डिफरेंट नेगेटिव कॉनोटेशंस. लेकिन वंस अगेन ये थिंग्स ऑफ द पास्ट है. अगर हम इफ वी कीप रिविजिटिंग आवर पास्ट वी कैन नेवर रीच द फ्यूचर व्हिच ought to be better for everyone, not for once again the 2 or 3 states or the 4 states involved, but the whole world at large. जी. अच्छा, हमने पहले भी बात की सर कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आज़रबाईजान के पायलट्स को ट्रेन किया, उनके पायलट्स यहाँ पे भी आते रहे, हमारे अफसरान वहां पे भी जाते हैं. अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तानी पायलट्स वहां पे मौजूद हैं
उनके जहाज भी उड़ा रहे हैं। यहां तक कि भी खबरें आई कि जी पाकिस्तान के जो फुट सोल्जर्स हैं या जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं वो भी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। तो ये कितना पॉसिबल होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, के पायलट्स के लिए, कि वो वहां पे जाएं और उनके जहाज उड़ाएं? अच्छा, जहाज उड़ाने तक तो आई एम 101% की बात नहीं है। ना तो हमारे पायलटान वहां गए हैं एंड देर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, नो दैट इज नॉट ट्रू। फुट सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू फॉर फ्यू रीजन। सबसे पहली चीज तो ये कि इट्स अ वेरी कॉर्डल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही छोटे स्केल पे एक स्कर्मिश चल रही है। इट मे बी वेरी रेलिवेंट फॉर द टू कंट्रीज, लेकिन आप ग्लोबल स्टेज पे देखें इस चीज को तो इट्स अ वेरी स्मॉल पॉकेट that is taking or a fight that is taking place. मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे और एडवाइजर इन एनी अदर डोमेन, इसको हम एक्सटीरियर मनूवर भी कहते हैं, इसको हम डिप्लोमेटिक मनूवरिंग भी कहते हैं। इन दैट डोमेन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान is doing, as we all know, has been doing, as we all know, considering कि आज़रबाईजान के जो कैडेट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेन करें, ऑफिसर्स को ट्रेन करें एंड गो अक्रॉस एंड ट्रेन देयर आल्सो पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने। सो इसमें कोई हकीकत नहीं है कि वहां पे हमारे पायलट्स जाके फ्लाई कर रहे हैं या फुट सोल्जर्स ऑन ग्राउंड हैं, नहीं। एडवाइजरी मीनिंग देयर बाय डिप्लोमेटिक साइड पे हम बिल्कुल एज द स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑफिस एंड एज वेल एज एवरीवन एल्स हु इज देयर in the corridors of power in Pakistan, they have said it is very true. We stand by the state of Azerbaijan. फहद मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। So very kind, thank you.